आपको सेल के अंदर मिल जाएगा। और माइक्रोबॉडीज या तो प्लांट में होते हैं या एनिमल में होते हैं, इसके अलावा किसी भी जीव में यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। माइक्रोबॉडी लिखने का क्या मतलब है? माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटे होते हैं यह, है ना। और यह वेजिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से वेजिकल्स के रूप में आपको पाए, जैसे आप लोग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी में, वेजिकल्स मतलब होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट जैसा, है ना, छोटा छोटा ड्रॉपलेट जैसा स्ट्रक्चर, उसी को कहा जाता है माइक्रोबॉडीज। तो यह प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं पाया जाता। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को और ज्यादा जूम करना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो माइक्रोबॉडीज, सबसे पहले भाई माइक्रोबॉडीज क्या है? यह सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यह भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है। तो पहला इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइक्रोबॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स। वेजिकल्स मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट जैसे रचनाएं, उसको कहा जाता है माइक्रोबॉडीज। इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोबॉडीज के अंदर में आपको एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपको बता रखा है कि एंजाइम्स जो होते हैं वैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं सेल के अंदर में, तो उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। तो इसमें कूट कूट पर एंजाइम्स भरा रहता है। जैसे आप लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़े थे, तो लाइसोसोम में भी देख रहे थे 50 तरह का एंजाइम था जिसको हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। माइक्रोबॉडीज में भी आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे देखने को। पता चल गया कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रोबॉडी। जब इसको जूम करोगे तो यह भी चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरी होती है, इसीलिए लिखा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। वेजिकल्स आप लोग जानते हो, छोटे छोटे जो पार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहा जाता है वेजिकल्स। जैसे लाइसोसोम भी वेजिकल्स ही था। तो माइक्रोबॉडीज, अब माइक्रोबॉडीज सबसे दूसरी बात होता है कि कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ ऑकुरेंस। ऑकुरेंस जो होता है माइक्रोबॉडीज, यह आपको प्लांट में भी मिल जाएगा और एनिमल में पाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, माइक्रोबॉडीज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब माइक्रोबॉडीज जो होते हैं वह तीन प्रकार से देखे गए, तीन प्रकार के होते हैं। तो अब आ गया टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज हमें तीन प्रकार को देखने को मिलती है। एक होता है पेरोक्सीजोम, दूसरा होता है स्फीरोजोम, और तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है ग्लायोक्सीजोम। तो आपको तीन प्रकार के जोम देखने को मिलते हैं, पेरोक्सीजोम, स्फीरोजोम, ग्लायोक्सीजोम। तीनों का स्ट्रक्चर वही सेम होता है, एक ही तरह का होता है, सबका स्फेरिकल होता है, और सब के अंदर आपको एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, और वह एंजाइम्स अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। माइक्रोबॉडीज का टाइप एकदम याद रखना है, पेरोक्सीजोम, स्फीरोजोम, ग्लायोक्सीजोम। सबसे पहला चलते हैं हम लोग पेरोक्सीजोम के बारे में। तो पहला जो माइक्रोबॉडीज है वह है पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम की बात करें तो यह आपको प्लांट में भी मिल जाएगा, एनिमल दोनों में पाया जाता है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, और दोनों में इसका अलग अलग काम होता है। एनिमल की बात करें तो एनिमल में देखो
हमारे शरीर में हम लोग जो खाते हैं तो खाने के दौरान, पचने के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिशन भी निकलते हैं, पोषक तत्व भी निकलते हैं, और कुछ चीजें जो होती है वह हमारे लिए हार्मफुल होती है। उसमें से एक होता है जिसको कहा जाता है पेरोक्साइड। इसको आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इसको कहा जाता है पेरोक्साइड। नाम सुना है? अभी नहीं सुना होगा। नाम सुना है पेरोक्साइड का? केमिस्ट्री अभी शुरुआत चल रहा है तो अभी नहीं सुने होंगे। तो इसका क्वेश्चन बहुत सारा आता है केमिस्ट्री में आपको। इसका शुद्ध नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे आप लोग ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है आप लोग जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे, -2 कितना होता है? -2 होता है। जिस ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है उसको कहा जाता है ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? और जिस ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है उसको कहा जाता है पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? और जिस ऑक्सीजन का चार्ज -½ होता है उसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। मतलब कुछ लग रहा है ना कि होता तो जरूर होगा। तो यहां देखो, आपको समझने के लिए यहां पर इसको माइंड में रखो। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का है तो हटा दिए। तो नाम सुने, ऑक्साइड मतलब -2, पेरोक्साइड मतलब -1 ऑक्सीजन, और -½ होगा तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है? तो पेरोक्सीजोम आप नाम से ही पता चल गया कि यह पेरोक्साइड को क्या करेगा? तोड़ देगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि माइक्रोबॉडीज में एंजाइम्स होता है, इसमें भी एंजाइम्स होगा। तो ये जो एंजाइम्स होगा पेरोक्सीजोम को में, वह क्या करेगा? पेरोक्साइड को तोड़ देता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के हानिकारक होता है। क्लियर है? तो देखो, पेरोक्सीजोम प्लांट एनिमल दोनों में होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम। पेरोक्सीजोम प्रोसेस रखता है, प्रोसेस एंजाइम्स लाइक, कौन कौन सा एंजाइम्स होता है? ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटेलेज, है ना, etc। ये सब एंजाइम्स आपको पेरोक्सीजोम में मिल जाएगा। तो पेरोक्सीजोम एनिमल के अंदर क्या करता है? एनिमल के अंदर पेरोक्सीजोम को ब्रेक कर देता है। इन एनिमल पेरोक्सीजोम involve in peroxide metabolism। पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। अब समझो ये क्या होता है पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। ये हो गया आपका पेरोक्साइड, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है? अब इसको पेरोक्सीजोम में उपस्थित जितने भी एंजाइम्स आप दिख रहे हैं सब इस पे वर्क करेगा। जैसे ऑक्सीडेज इस पे काम करेगा, पेरोक्सीडेज उस पे काम करेगा, कैटेलेज काम करेगा। ये सभी एंजाइम्स मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देते हैं और यह बदल जाता है वाटर, पानी और ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? बराबर के इधर जितना एटम रहेगा बराबर के उधर उतना, है ना? कंजर्वेशन ऑफ एटम वही होता है। तो यहां पर ये देखो, ऑक्सीजन अकेला है, अकेला ऑक्सीजन है, और उसको ब्रैकेट्स अगर घेर देते हैं तो उसको कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं उसको?
ये सब केमिस्ट्री में आएगा तो दिक्कत नहीं है, सुने रहोगे तो वहां अच्छा समझ में आएगा। तो देखो इसको ब्रेक कर दिया, मतलब इसका रिएक्शन कर दिया। यहां पर मेटाबॉलिज्म मतलब होता है रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन, सेल के अंदर रिएक्शन जो होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म। तो पेरोक्साइड को क्या कर दिया इसने, रिएक्ट करके इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया, जिसके कारण हमारे कोशिकाओं में इसका जमाव नहीं होता है। ये हानिकारक नहीं है, पानी कोई हानिकारक, ऑक्सीजन है कोई हानिकारक, सही हो गया, है ना। नहीं तो ये रहेगा ना तो ये पॉइजन होता है, सेल डेड हो सकता है, हो जाएगा। तो छोटा मोटा काम तो हमें नहीं लग रहा है ये पेरोक्सिसोम कर रहा है, या पेरोक्साइड को मेटाबोलाइज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है और उसको नॉन पॉइजनस में बदल रहा है ना। तो पेरोक्सिसोम ये एनिमल में कर रहा है, कहां कर रहा है, यहां पर हमने लिखा है, इसको ध्यान में रखना, एनिमल में, और पाया जाता है प्लांट में भी और एनिमल में भी, है ना। अब प्लांट में इसका काम क्या है भाई, प्लांट में भी देख लेते हैं। इन प्लांट पेरोक्सिसोम involve in beta oxidation, of fatty acid। अब ये भी नया नया क्या आ गया, है ना, ये खत्म हुआ फिर ये आ गया, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है ना। फैटी एसिड, फैटी एसिड, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा डब्बा में पैक कर देते हैं। देखिए सिंपल से देख लेते हैं, सिंपल फॉर्म में। फूड तो सभी लोग जानते हो, फूड मतलब भोजन। फूड में 3 चीजें होती हैं। फूड जब हम लोग खाते हैं तो वह 3 चीजों में बदलती है पचने के बाद। वो तो जानते हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये होते हैं। तो जब पच जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में पचने के बाद, प्रोटीन जो है वह बदल जाता है एमिनो एसिड में। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में। और जो आपका फैट है या लिपिड है वह बदल जाता है उसको अच्छा, तो फैट जो है वह बदल जाता है आपको सबसे पहले फैटी एसिड प्लस बहुत अच्छा ग्लाइसरॉल। ये भोजन के पचने के बाद, है ना, भोजन के पाचन के बाद ये सिनेरियो आता है, भोजन के पचने के बाद, है ना। फूड डाइजेशन जब होता है तब ये तीनों चीजें आपको मिलती है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ोगे 11th में, ठीक है। फैटी एसिड आप समझ रहे हो कि यह घी में, डालडा में, तेल में यही पाया जाता है, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, इसको समझ जाओगे। पुराने जमाने में जो नारियल का तेल आता था तो वो ठंडा में जम जाता था। पैरासूट वगैरह देखे अभी भी गांव घर में लगाया जाता, सबसे शुद्ध तेल वही है पैरासूट। अब आ गया निहार फियार जो भी है, तो वो जम जाता था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उसमें ग्लाइसरॉल मिला दिया। ग्लाइसरॉल मिला जाओगे तो तेल ठंड में नहीं जमता। आजकल तेल ठंड में नहीं जमता, तो उसमें ग्लाइसरॉल होता है। फैटी एसिड फैटी एसिड है, फैट का मेन पार्ट है, समझ रहे हो, फैट का मेन पार्ट होता है फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड
अगर आप लोग तेल वगैरह खरीदते हो, अगर आपके पाउच में लेते हैं ना हम लोग तेल डालडा रिफाइन, तो उसमें देखना लिखा रहेगा मुफा और पूफा। अगर खरीदे हो घर में है, लाओगे जब भी तो दुकान में खड़ा होकर देखना ये लिखा रहेगा मुफा और फूफा। पूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, मुफा और फूफा। ठीक है, यही है फैटी एसिड, तेल में डालडा में आपको मिलेगा। देखो दो चीजें होती है, डालडा और रिफाइन। डालडा का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है, रिफाइन का थोड़ा उतना स्वाद नहीं रहता है, डालडा शुद्ध चीज हो। अच्छा, डालडा और रिफाइन में अच्छा कौन होता है सेहत के लिए? थोड़ा सा अच्छा रिफाइन होता है, डालडा में थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है। समझ रहे हो? ध्यान देना आप कि ये मुफा जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक होता है, और ये जो पूफा होता है ये थोड़ा सा अच्छा होता है उसके तुलना में। ये पूफा आपको रिफाइन में ज्यादा मिलेगा और मुफा या डालडा में ज्यादा मिलेगा। समझने के लिए बस, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं हम लोग जो खाना पचा लिए। आप लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो कि भोजन का जो पाचन होता है, फूड का जो पाचन होता है, उसमें ग्लूकोज ही टूट करके किसमें बदल जाती है? किसमें बदल जाती है? एनर्जी में। हमारा जो मुख्य भोजन है ग्लूकोज ही है जो हमें ऊर्जा देती है, बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों भी होते हैं, यह भी हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है या किसी कारणवश कम हो जाता है तब यही भोजन देता है। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं। चावल में क्या होता है? रोटी में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एनर्जी। दाल में, तेल वगैरह में, दूध में सब होता है। तो मेन जो श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, श्वसन, रिस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया। उस श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज ही मुख्य रूप से ऊर्जा में बदल जाता है। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, हर टाइम होता है कि फैटी एसिड अगर वह एनर्जी में बदल जाता है, मतलब फैटी एसिड ये जिम्मा ले लेता है कि हम टूट करके ऊर्जा देंगे, इसी को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? बीटा ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज नहीं है, आप फास्टिंग में हो, दाल भात नहीं ना खा रहे हो, रोटी सब्जी, फास्टिंग में है तो ग्लूकोज कम हो गया ना आपके शरीर में। और आप सबको पता है कि फैट हमारे त्वचा में जमा हो जाता है, फैट जमा होता है ना जी। तो जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो यही फैट टूट टूट कर हमें ऊर्जा देता है। इसलिए फास्टिंग के समय में ऊर्जा कहां से आती? खा तो नहीं रहे, मतलब फास्टिंग जो होता है वो वाला बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं फास्टिंग कर लिए हैं सुबह से शाम, है ना, अंगूर आम मतलब तोड़ रहे हैं, बहुत लोग तोड़ते रहते हैं, शाम को तो डिनर खाना ही हो जाता है ना। क्या खाया जाता है जी? साबूदाना खाते हैं, केला खाते हैं, मतलब पेट भर जाता है, वो फास्टिंग नहीं हुआ। फास्टिंग मतलब दिन भर सहे, लीवर किडनी सबको रेस्ट मिला 24 घंटा, तब ना वो फास्टिंग हुआ। अब खा ही रहे तो लीवर और किडनी तो चल ही रहा है, समझ रहे? तो फास्टिंग में सबसे पहला एनर्जी कौन देता है? सॉरी, जब खाना खाते हैं सबसे पहला एनर्जी कौन देता है? इसको इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। जब ये नहीं है तो कौन देगा? 5 दिन 6 दिन से 8 दिन से भूखे हो, थोड़ा मरा अगर कुछ खाया होगा, कुछ पानी वानी इधर उधर, शरबत उर्बत पी के फास्टिंग में, ग्लूकोज खत्म, अब किस पर आएगा? फैटी एसिड। ये चलाएगा आपको 10-12 दिन, ये भी खत्म हो गया।
प्रोटीन अगर टूटने लगा शरीर का, वो आपको ऊर्जा देने के लिए, तब क्या होगा? धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या होगी? खराब हो जाएगी। तो चलो बहुत चीज समझ गए आप। तो इतना थोड़ा सा देखो, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा बस आपको बस डब्बा रख दिया, समझो खाली बस। प्योर 100% नहीं भी आए समझ में, तो इतना तो आ गया ना, ये ऊर्जा देता है। फैटी एसिड जब ऊर्जा देता है तो वो जो रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब वो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ हो गया है ना, ये हो गया। लेकिन एक बात तो हम लोग गलत कर दिए। क्या कर दिए? इसमें प्लांट नहीं लिखना है, ये तो सब में हो जाएगा ना। हम फैट नहीं खाते हैं, प्लांट। तो मेनली ये हमारे लिए ही है। किसके लिए? प्लांट के लिए नहीं है। प्लांट खाता है क्या? घी दही खाता है क्या? तो गलत था ना लिखना। तो यहां भी क्या लिखेंगे? एनिमल लिखेंगे, प्लांट नहीं लिखेंगे। समझ रहे? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। उसके बाद एक और इसका जो काम है, अब है आपका प्लांट में। इन प्लांट पेरोक्सीजोम इन्वॉल्व इन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फोटो रिस्पिरेशन। अब इसको नहीं समझाएंगे क्योंकि इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, और इसको समझने में पता चलेगा हम लोग माइक्रो बॉडीज ही भूल जाएंगे। तो इसको अभी हम कह रहे हैं रट लो। अब हाँ, समझने के लिए माइंड में कोई पूछे तो इसके लिए क्या है, फोटो रिस्पिरेशन। देखो ऊपर ऊपर में था, ये रिस्पिरेशन ही था। फोटो रिस्पिरेशन जो होता है या प्लांट में हो जाता है। ये देखो होता क्या है, आप प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, जिसके द्वारा अपना भोजन का निर्माण करती है। लेकिन कभी कभी उसी दौरान लाइट की उपस्थिति में इसमें रिस्पिरेशन होने लगता है। होना चाहिए फोटोसिंथेसिस। क्या होना चाहिए? फोटोसिंथेसिस। होने क्या लगा? फोटो रिस्पिरेशन। तो यह प्लांट के लिए बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस होता है, कोई काम का नहीं होता है, यह अपने मने हो जाता है। कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस, लेकिन हो गया एक ऐसा प्रोसेस जो सही नहीं था। हम लोग भी ऐसा बहुत बार करते हैं। चिकन बनाने का कोशिश करते हैं पहली बार, कभी कभी वो चिकन न बन के कुछ और बन जाता है। बहुत बार होता है ना। मतलब कर रहे हैं सही लेकिन गड़बड़ा आ गया, कर तो रहते सही लेकिन गड़बड़ आ गया, पूरा खत्म। होता है ना सबके साथ। वही चीज यहां पर है। फोटो रिस्पिरेशन कहां होता है? प्लांट में। तो ये देखो 3 फंक्शन पेरोक्सीजोम को हमने लिखाया। क्या क्या लिखाया? देखो इसको याद कैसे करोगे? पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और तीसरा फोटो रिस्पिरेशन। कितना फंक्शन हो गया इसका? 3। कौन कौन सा हो गया भाई? कौन कौन सा हो गया? कौन कौन सा फंक्शन बताओ? पहला क्या था? क्या था? भूल गए? अच्छा पहला तो देख, तीसरा दिख ही रहा है। मान लो यही पहला मान लेते, फोटो रिस्पिरेशन, उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और उसके बाद पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। क्या था?
ये जो टर्म है ना, यही टर्म याद रखोगे, इसका फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यही सब टर्म डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में। आपको ऑप्शन में दे देगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, आपको ऑप्शन में देगा फोटो रिस्पिरेशन, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। पहले इसको याद रखोगे माइंड में, तब उसका मीनिंग याद रखना है। पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, पेरोक्साइड को तोड़ना। फोटो रिस्पिरेशन, ऐसा रिस्पिरेशन जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। किसके उपस्थिति में हो, इसीलिए नाम है। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट होता है, प्रकाश होता है, लाइट रिएक्शन, लाइट श्वसन पर है ना, प्रकाशीय श्वसन। और एक जो है बीटा ऑक्सीडेशन। ये हो गया आपका पेरोक्सीजोम। क्या हो गया, पहला माइक्रोबॉडीज का बात हो गया, प्लांट एनिमल दोनों में। ये तो याद रखोगे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पेरोक्सीजोम पोसेस एंजाइम लाइक फलना फलना फलना, एंजाइम रखता है। उसके बाद हमने 3 गो कार्य बता दिया, फंक्शन के हिसाब से नहीं बताया, ऐसे लिख सकते थे फंक्शन ऑफ पेरोक्सीजोम, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद कर लो इसको। पेरोक्सीजोम के बाद दूसरा जो है स्फीरोजोम था। पेरोक्सीजोम के बाद जो दूसरा नंबर था वह स्फीरोजोम है। ये छोटा है, स्फीरोजोम यह खाली प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्लांट। इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट में होता है, ठीक है। यह भी पेरोक्सीजोम जैसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका। स्फीरोजोम का कार्य क्या क्या होता है भाई, इसका 2 कार्य है। सीड का नाम सुने आप लोग, बीज का नाम, सीड, सीड समझते हैं ना, जैसे ये सीड है, आप लोग जो ये अंकुरन करोगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हो। तो इसका जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है ना, ऊपर ये शाखा निकलता है और नीचे रूट निकलती, यही होता है ना, यही होता है। ऊपर बढ़ता है, ये नीचे की ओर बढ़ता है। तो ये जो सीड जर्मिनेशन हो रहा है, सीड को जर्मिनेशन के लिए एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो स्फीरोजोम, इसका फंक्शन क्या है, स्फीरोजोम हेल्प इन सीड जर्मिनेशन बाय सिक्रेटिंग, या कुछ सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, सिक्रेटिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम लोग लाइसोसोम में भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम में, यहाँ पर भी होता है और यह सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद स्फीरोजोम का जो मेन काम है, ये बहुत पूछा गया है आज, इसका जो मेन काम है, लिपिड का सिंथेसिस कीजिए और उसको स्टोर करिए। इसके अंदर आपको लिपिड देखने को मिलता है। क्या लिखेंगे, दे स्टोर एंड सिंथेसिस द लिपिड, है ना। तो एक तरह से इसका क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया स्फीरोजोम का। खाली प्लांट में होता है, ठीक है, प्लांट में, सीड में और अन्य जगह भी आपको देखने को मिलता है। स्फीरोजोम समाप्त। इसके बाद आता है तीसरा, क्या था, ग्लायोक्सीजोम। तीसरा था ग्लायोक्सीजोम। ग्लायोक्सीजोम जो होता है पेरोक्सीजोम के जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होता है।
ग्लायोक्सीजोम, ग्लायोक्सीजोम यह इसे कहा जाता है स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम। क्या लिखेंगे? एक पॉइंट इसके लिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम। हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम भी इसको कहा जाता है, स्पेशल पेरोक्सीजोम। ग्लायोक्सीजोम के बारे में एक चीज पूछा जाता है, ये मिलता कहां कहां पर है ना, ऑकुरेंस। तो यह ज्यादातर प्लांट में ही आपको देखने को मिलेंगे। कहां कहां मिलेगा? दे फाउंड इन, कहां कहां मिलेगा यह आपको? यह मिल जाएगा ऑयली सीड में, वैसे बीज जो क्या रखते हो, ऑयल, है ना, जैसे सरसों, तीसी। उसके अलावा यह ईस्ट में मिल जाता है आपको। ईस्ट एक प्रकार का फंगस होता है। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का फंगस। जानते हो आप लोग फंगस? तो फंगस का यही एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है यह? यूनिसेलुलर होता है। दारू बनाने में हेल्प होता है, एल्कोहल बनाने में, और दूसरी बात पावरोटी उद्योग में। पावरोटी बिना ईस्ट के बन ही नहीं सकता, तो पावरोटी बनाने में यूज होता है, इसलिए इसको बेकर ईस्ट बोलते हैं। उसके बाद एल्कोहल बनाने में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रीवर ईस्ट। वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ईस्ट मतलब आप लोग समझ गए। इसको अगर छिड़क दोगे ना महुआ में, महुआ क्या बन जाता है? जो दारू बनाता है उसके पास रहता है, समझ रहे हो? यह आपको डब्बे मिलेगा, बोतल में, और सूजी के जैसा रहता है ये, उसमें डाल दीजिए और यह वहां पर अच्छा, स्टोमाटा का नाम कुछ लोगों ने सुना है या नहीं सुने हो? स्टोमाटा देखो क्या है, पत्ती जो है, पत्ती में स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन सब कुछ होता है। नाम सुने स्टोमाटा? स्टोमाटा लोग सुने होंगे, पत्ती में पाया जाता है और इसी से यह पानी उन्हीं को एक्स्ट्रा को बाहर कर देता है। तो स्टोमाटा जो होता है वह एक विशेष प्रकार के सेल से बना होता है, और इस सेल को कहा जाता है गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको? गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल में भी मिल जाएगा। तो ग्लाइक्सिजोम कहाँ का मिल गया? बीज में मिल गया, ईस्ट फंगस में भी मिल जाता है यह, और गार्ड सेल में आपको मिल जाए। देखो आप लोग को लगता होगा कि खाली इसी में पाया जाता है और सब में पाया जाता है, ये कंफ्यूजन होता। डोंट वरी, इसी में खाली पाया जाता है, और कहीं भी पाया जाता भी है तो आपको याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? उसके अलावा सब ठीक है। उसके अलावा सब क्या है? सोचो कितना टाइम लगा होगा इस सबको खोजने में। माइक्रो बॉडीज है, कितना छोटा है। दुनिया में करोड़ों अरबों तरह वैरायटी का पेड़ पौधा है, और इसमें खोज के निकाला गया है। समझ रहे हैं? मतलब कि कितना, मतलब कि साइंटिस्ट दिन भर काम धाम छोड़ करके यही सब करते रहते हैं, हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए, है ना? सिलेबस बढ़ता है हमारा, रिसर्च करते रहते हैं, ऐड होते रहता है।
हम लोग को जो टीचर पढ़ाते फिजिक्स जो पढ़ाते थे आईआईटी किए हुए थे, वो भी 1990 के करीब में। तो वो जब पढ़ते एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी आप लोग पढ़ते हो ना, वो कॉलेज में पढ़े थे, आईआईटी कॉलेज में, 11-12 में नहीं था। तो रिसर्च हो गया, इतना रिसर्च हो गया कि अब इतना मोटा मोटा हो गया, आपका एक चैप्टर हो गया समझिए, और उस समय सुनने को भी नहीं मिलता था। आईआईटी का अगर आप लोग 1990, 93, 94 का क्वेश्चन बनाओगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बोले कि तो बच्चा वाला क्वेश्चन होता था। हम उस समय रहते तो हम टॉप कर जाते इसमें, लेकिन वही चीज बहुत हार्ड था, लोगों को नहीं मालूम था, रिसर्च नहीं था, है ना, रिसर्च नहीं था। अब सेल आप लोग इतना पढ़ रहे हो, 1665 ईस्वी के बाद लोगों को सोचो क्या हाल होता, कुछ नहीं मालूम था। तो उस समय तो हल्का हल्का क्वेश्चन आ जाता था तो वही हार्ड होता था। अभी आप लोग को वही वाला क्वेश्चन दिया जाएगा पहले वाला, बोले तो बहुत हल्का था। हम लोग भी जब बनाते थे आईआईटी का क्वेश्चन ऐसे बना लेते थे, बुक वगैरह में रहता था, तो स्टार्ट करते थे सबसे पीछे से, 1988, 89, 90, 91 बन जाता था पूरा खुद आईआईटी का क्वेश्चन बना रहे, है ना, लेकिन उसका लेवल बहुत कम रहता था। तो ग्लाइकोक्सिजोम हो गया, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको याद रखना है। और लास्ट बात आपके लिए, फंक्शन, इसका फंक्शन ग्लाइकोक्सिजोम का, ग्लाइकोक्सिजोम का जो फंक्शन है यह बहुत बढ़िया फंक्शन करता है। क्या करता है भाई? बहुत बढ़िया फंक्शन है, यह चेंज कर देता है ये देखो करता क्या है, यह करता है, फिर नाम बोलेंगे तो फिर आप लोग सो जाओगे। हम देख रहे कौन कौन सो रहा है ना, सोते रहता है, सुनते रहता है, लेकिन कंप्लीट नहीं सुनता है, सॉरी कंप्लीट सोता नहीं है। यही एगो अच्छा है मेरे लिए, कंप्लीटली सो गया तब तो फिर दिक्कत है। जब भी कोई इंटरेस्टिंग चीज आता है तब क्या होता है, नींद आता है, नहीं आता है जी? इंटरेस्टिंग चल रहा है इसलिए नींद आ रहा है, नॉन इंटरेस्टिंग चलता है तो पूरा हल्ला गदाल करता है सब। बात है आप लोग देखे ही नहीं है इसको, नया नया चीज आ रहा है ना। तो फंक्शन देखिए, कार्य, ग्लाइकोक्सिजोम, ग्लाइकोक्सिजोम कन्वर्ट फैट इनटू ग्लूकोज। यह क्या करता है, फैट को किस में बदल देता है, फैट को बदल देता है ग्लूकोज में। किसमें? मतलब फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अच्छा, भात में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल में और
घी वगैरह में फैट। अच्छा एक बात हमें बताइए, कोई मनुष्य है बहुत गरीब है, वो माड़ भात खा रहा है क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उसके शरीर में डेली वही खा रहा है 10-15 दिन से, तो उसके शरीर में प्रोटीन खत्म, फैट खत्म, है ना, खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा क्योंकि वही जा रहा है, लेकिन फिर भी रहता है उसमें। कन्वर्जन, अगर वो माड़ भात खा रहा है, खाली कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तो हमारा सेल क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में भी बदल सकता है, समझ रहे हो, और फैट अगर है तो उसको ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन को भी ग्लूकोज में बदला जा सकता है, तो यह कन्वर्ट होते रहता है। उसके शरीर में भी प्रोटीन आपको मिलेगा, भले कम मिलेगा, लेकिन उसके शरीर में प्रोटीन, क्योंकि हमारा बॉडी उसको चेंज कर देती है, समझ रहे, सब कम रहेगा लेकिन होगा वो, नहीं तो आदमी ऐसे तो खत्म हो जाएगा वैसे। अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वहां पर बड़ा पाव, छोटा पाव, फलना पाव, बर्गर वही खाता है उसे। रोड के किनारे में एक फ्रीज टाइप का लगा रहता है, उसमें सिक्का डालिए, उधर से आपको देगा बड़ा पाव, छोटा पाव, फिर खा गए उसे, वो सब वही खा के जिंदा रह जाता है। हम लोग जैसा दाल भात नहीं खाता, और वहाँ मसाला नहीं चलता, मसाला खाली इंडिया वगैरह में ही चलता है, इधर इंडिया पाकिस्तान उधर नहीं खाता है सब। वही तो चर्चा हुआ था ना कोरोना में, इंडिया वगैरह, इंडिया एशिया महादेश, इंडिया में खासकर कोरोना बहुत कम लोगों को इफेक्ट किया, जितना जनसंख्या का हमारा डेंसिटी है उसके हिसाब से बहुत कम किया, 0% कुछ होता था, और अमेरिका वगैरह में पता चलता था कि शहर के शहर हो गया पूरा, एक भी नहीं बचा है। तो वही बात हुआ कि आखिर इंडियंस क्या खाता है, क्या उसके पास एनर्जी है जिसको नहीं हो रहा है, तो मसाला का चर्चा हुआ, तो मसाला उसके बाद से उसका निर्यात थोड़ा बढ़ गया। अब बड़ा पाव, छोटा पाव जो है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मसाला डाला जाने लगा, समझ गया कि गर्म चीज होता है, गर्म होता है ना मसाला, वो सब भी खाने लगा। उसके अलावा खाना अगर देखा गया, हम लोग का खाना देखा गया, तो सबसे अच्छा खाना जो घोषित हुआ वह दाल भात सब्जी, रोटी सब्जी। WHO में भी इसका बात उठा था, तो सबसे शुद्ध भोजन दुनिया का बताया गया दाल भात सब्जी रोटी सब्जी, रोटी भी तो उसी में आ जाता है। बाहर विदेश में सब नहीं खाता है, चाइना वगैरह में कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली सब खा जाता है सब, वो सब पता नहीं क्या क्या खाता रहता है। उसके बाद सूप पिएगा, समुद्र में जो होता है एल्गी वगैरह उगता है, एल्गी को क्या करेगा, कढ़ाई में डाल करके उसको उबाल लेगा, उसमें मिला देगा और उसका सूप पिएगा। सूप के साथ साथ एक दांत वाला चम्मच रहेगा, उसको चम्मच भी नहीं रहता है, दो लकड़ी रहता है, पाइप रहता है, उससे ऐसे उठाएगा तब खाएगा। अरे भाई हाथ से खा लिया करो, तो टेक्नोलॉजी वहां ज्यादा है तो वो सब करता है, हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं, हाथ से ही खा लेते हैं, चम्मच देता है तो फेंक करके हाथ से खाओ ना, संतोष ही नहीं होगा, समझ रहे हो। हमारे देश में आयुर्वेद है, आप लोग को मालूम है, और आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्यूरेट मतलब कि साइड इफेक्ट भी नेग्लिजिबल है, उसके अलावा भले थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो शुद्ध कर देता है शरीर। हमारे देश में आयुर्वेद का उतना क्रेज नहीं है, इधर कुछ साल में बढ़ा है, कोरोना के बाद में आयुर्वेद में भी एडमिशन होता है, तो आयुर्वेद का क्रेज जो है हमारे इंडिया में मिला जुला कर है।
और अगर चाइना में जाओगे तो वहां पर भी आयुर्वेद के जैसा ही ट्रीटमेंट होता है। पहले उस ट्रीटमेंट को करोगे तब जाके अंग्रेजी दवा खाना है। वहां नियम है, ये नहीं गए दीजिए डॉक्टर साहब पैरासीटामोल खा गए, पहले जाकर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका लेना पड़ेगा आयुर्वेद का। खा गए नहीं ठीक हुआ तब अंग्रेजी दवा। तो स्वस्थ का निशानी है, समझ रहे हो, स्वस्थ होता है वो सब। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, ये मान लीजिए फैट किसमें बदल देता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में। इस घटना को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये नहीं आएगा अभी, रहने दो। लीवर जब पढ़ाएंगे तो लीवर का ये फंक्शन होता है हमारे शरीर में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। स्फीरोजोम प्लांट में, ग्लाइकोजन ये भी तो प्लांट में ही मिल रहा है आपको। स्फीरोजोम का मेन काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस। क्या है, ये नहीं मिट रहा है क्या जी, हाँ बच गया जी, ये नहीं मिट रहा है देखो। और ग्लाइक्सिजोम का मेन जो काम है यही एक पूछा गया है ना। इतना हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी। ये देखिए 2 लाइन में कहानी खत्म। लेकिन ये 2 लाइन से ही क्वेश्चन आ जाएगा। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट, क्या लिखा है, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, वेजिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन, क्या रखता है, वेरियस, कुछ एंजाइम का नाम हमने लिखा है उसमें, आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। हो गया खत्म। तो आपको नीट का क्वेश्चन बनाना है तो इतना ही याद रहा, तो उतना पढ़ा है, उतना जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन नॉलेज के लिए जरूरत है। एनसीईआरटी वाला माइक्रोबॉडीज खत्म हो गया। अब चूंकि हम लोग डिजिटल बोर्ड कर रहे हैं, थोड़ा गूगल भी देख लेंगे, उसको बंद कर देना है। गूगल देख लेंगे क्या जाता है, पढ़ाने के बाद दिखा रहे हैं। तो शुरू में बच्चा को डाउट होता है, आप लोग इसीलिए नहीं दिखाते हैं, तो बच्चा को डाउट होता है। पहले ही दिखा दिए, बाद में पढ़ा रहे हैं, कुछ बात है क्या। इसीलिए डर के मारे तुम लोग 12 वाला को पूरा अभी जो भी पढ़ाते हैं उसका इमेज वगैरह सब दिखाते हैं उसको गूगल से। तो अब आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गए हो तो आप लोग को दिखाया जाए। देखने के बाद क्या होता है, अगर उसको माइंड से विजुअल कर लोगे तो वह आपको याद हो जाता है, और वही तो करना है भाई। देखिए आपको मिल जाएगा, मिल जाओ भाई। नहीं मिलेगा क्या जी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पेरोक्सीजोम्स माइक्रोबॉडी इनटू ए लीवर। लीवर का पेरोक्सीजोम क्या है, लीवर का पेरोक्सीजोम। तो लीवर का देखो कैसा है, दिख रहा है ना आपको। ये बहुत ही जूम करके लिया गया फिगर है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये लीवर का, ये ओरिजिनल फिगर है। वैसे तो सब डुप्लीकेट है, ये सब तो ऐसे फोन से बनाया हुआ है। ये सब क्या है, डिजिटल फोटो है, वो ओरिजिनल फोटो था। यहां पर मिल सा देखो दिख रहा है पेरोक्सीजोम, है ना। ये एनिमल सेल दिख रहा है। बस अब हो गया, आप क्या देखोगे। ये थोड़ा और ज्यादा डिजिटल है, माइक्रोबॉडीज इन सेल, लेकिन कहाँ है कोई पता नहीं। ये सब नहीं करेंगे। इसमें लिखा है ना, इसमें लिखा हुआ है ना नाम वगैरह,
इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है, समझ गए। माइक्रो बॉडीज खत्म, माइक्रो बॉडीज खत्म, छोटा सा था। अब इसके बाद हम लोग कहां चलते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। तो सेल का जो ढांचा बना है उसी को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। हमारे शरीर में ढांचा बनाता है हड्डी। इस बिल्डिंग का ढांचा कौन बनाया? ईटा, मिस्त्री। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब ये बिल्डिंग किस चीज से बना हुआ है, इसका ढांचा किस चीज से बना हुआ है? मिस्त्री से, ईटा से। और गलत है, ढांचा उसको नहीं कहते। हाँ, पिलर थोड़ा मोड़ा और सही हुआ, और सही से बोलो। बताओ, बोलते जाओ। बालू से, छड़ से। मेन चीज छड़ ही है ढांचा इसका। छड़ नहीं दो आप, पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। पिलर भी किससे बना हुआ है? छड़ से ही। अब पिलर से घर है, तो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह छड़ है। तो सेल में भी छड़ मिलेगा, छड़ ही मिलेगा। क्या मिलेगा? छड़ मिलेगा। सरिया, सरिया होता है ना जी। तो साइटोस्केलेटन क्या है ये? साइटोस्केलेटन आपकी एनसीईआरटी लिखती है, साइटोस्केलेटन इज एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, है ना। साइटोस्केलेटन आर, एनसीईआरटी का लाइन लिख रहे हैं, एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। कहने का क्या मतलब, यह प्रोटीन है ना, ये फिलामेंट के नेटवर्क होते हैं जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। मतलब ये फिलामेंट होते हैं रड टाइप के, है ना। तो साइटोस्केलेटन का पार्ट क्या होता है? किस किस चीज को साइटोस्केलेटन का दर्जा दिया जाता है, और जो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, इसमें आएगा सबसे पहला माइक्रोट्यूबुल्स। क्या आएगा भाई? बॉडी था वो, इससे पहले क्या था? माइक्रो बॉडी था, यह है माइक्रोट्यूबुल्स। उसके बाद दूसरा आएगा माइक्रो फिलामेंट। क्या आएगा? और इसके अलावा भी कुछ डेरिवेटिव या अदर फिलामेंट्स आते हैं।
जिसका नाम नहीं रखा गया। और आप लोग को जानकर खुशी होगी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोस्केलेटन बनाता है ना। हालांकि वो अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन चूंकि वो साइटोस्केलेटन होता है, बनाता है, इसलिए इसको भी लिख दिया जाता है। माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, अदर फिलामेंट्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर फिलामेंट ये नॉर्मल फिलामेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग जानते हैं, ये हालांकि अलग चीज है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन चूंकि यह साइटोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है, लिखाए थे वहां फंक्शन में, तो इसको यहां पर लिख दिया है। लेकिन मेन जो आप बोलोगे कि साइटोस्केलेटन ये तीनों बनाते हैं, इसको रियल में साइटोस्केलेटन बोलते हैं। रियल में इसको क्या बोलते हैं? ये तो अलग चीज है ना, लेकिन चूंकि यह ढांचा बनाता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है? माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये अदर फिलामेंट्स हैं, डेरिवेटिव फिलामेंट्स होते हैं। इसको पढ़ना नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं, है ना। ये अलग चीज है, सेल ऑर्गेनेली है, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं। अभी अगर हम आप लोगों ने कोई किसी ने गौर किया होगा, नहीं किया होगा, उस जो फिगर एक बच्चा वाला ड्राइंग वाला फिगर था ना गूगल पे, तो उसमें देखो माइक्रो ऐसे सेल बना हुआ था, और इस तरह से माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से पूरे सेल में रहेगा, पूरे सेल को एक स्ट्रक्चर बना के देता है। माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट। सबसे पहले माइक्रोट्यूबुल्स की बात करते हैं, तो आपको यह छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन होता क्या है? बहुत छोटा। और माइक्रोफिलामेंट जो होता है वह रड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। रड और ट्यूब में क्या अंतर है? हाँ, ट्यूब खोखला होता है, रड क्या होता है? अंदर से सॉलिड होता है, अंदर बाहर दोनों। तो माइक्रोट्यूबुल है ना, माइक्रोट्यूबुल्स क्या है? दीज आर टीनी या माइन्यूट टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और माइक्रो ट्यूब फिलामेंट जो है या लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं, यह एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उस प्रोटीन को कहा जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो लिखेंगे माइक्रोट्यूबुल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइक्रोफिलामेंट यह भी एक प्रोटीन का बना होता है और उस प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन। क्या नाम है? एक्टिन प्रोटीन। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। जी नहीं लगाना, नहीं तो हो जाएगा एक्टिन। एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। ये हो गया। अब दोनों का थोड़ा सा हम लोग कार्य देख लेते हैं। फंक्शन, अच्छा ये मिलेंगे कहां आपको? सेल के अंदर तो मिलेंगे ही। का सेल के अंदर तो भाई मिलना ही है, लेकिन सेल के कुछ विशेष जगहों में ये पाए जाते हैं। तो एक और पॉइंट हमें लिखना है, माइक्रोट्यूबुल्स फाउंड इन सीलिया। नया नाम फ्लैजिला। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल। तो माइक्रोट्यूबुल जो है सीलिया में मिलेगा। सीलिया पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लैजिला मिलेगा और सेंट्रियोल में मिलेगा, जो सेंट्रोसोम होता है। और माइक्रोफिलामेंट आपको मिलने वाला है मांसपेशियों में। कहां पर? मसल्स में आपको ये मिल जाएगा एक्टिन। एक्टिन करते रहता है ना जी, मांसपेशियां ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो क्या लिखने वाले हैं हम अगली बार? माइक्रोट्यूबुल्स, सॉरी फिलामेंट होगा ना जी। फाउंड इन मसल्स। मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशियां। कोई दिक्कत? अब दोनों का कार्य करके समाप्त किया जाता है। साइटोस्केलेटन में कुछ है नहीं। तो फंक्शन देखते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स का फंक्शन और इसका फंक्शन। तो माइक्रोट्यूबुल का फंक्शन आप क्या बोलोगे? साइटोस्केलेटन बनाता है, उसके अलावा या स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसका फंक्शन क्या होगा? या मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है।
फॉर्म साइटोस्केलेटन, चलो साइटोस्केलेटन में ही खाली रखो इसको। तो दोनों साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और ये थोड़ा स्पेशल चीज बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल। स्पिंडल हम लोग आएगा, जल्दी ही आने वाला है स्पिंडल। ये हो गया आपका माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट। अब फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन हम लोग समझ गए, या फिलामेंट होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंट जैसा, फिलामेंट देखे है ना, बल्ब वगैरह में फिलामेंट होता है, प्रोटीन का बना होता है ना, और नेटवर्क जैसा होता है, नेटवर्क जाल जैसा। इसके कौन कौन से पार्ट आपने देखे, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों मेन है। उसके बाद अदर फिलामेंट होते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग चीज है, लेकिन चूंकि वह उस तरह का काम करता है। अब यही है, अब यही बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ढांचा जो है रड है, लेकिन आपका मन हुआ कि 2-3 को अपने मन से लोहा का रड डाल दे ताकि और ज्यादा मजबूती हो जाए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। वही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो साइटोस्केलेटन बना रहा है, लेकिन उसका पार्ट नहीं होता है एक्चुअली में, है ना। अब बांस गाड़ दिया, यहाँ पे बांस डाल दिया, यहाँ पे इसे इसे करके। जब घर नया होता है तो बांस डालते हैं ना, वह मजबूत नहीं होता है, फिर बांस जो डाले हैं वो उस समय साइटोस्केलेटन, लेकिन उसके बाद हटा लेते हैं, समझ रहे हो। तो मेन तो है रड, पिलर। अब चलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अब देखो इसको याद कैसे करोगे आप लोग, ये बहुत पूछा जाता है नीट में। इसको ऐसे याद रखो, SMS, है ना। यहां S फॉर शेप मेंटेन करता है सेल का, क्या करता है, शेप मेंटेन करता है सेल का। M फॉर मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब क्या होता है, गति, क्या होता है, गति, गति में हेल्प करता है। अगर आपका हड्डी अगर नहीं टूट जाएगा, हड्डी के कारण ही आप खड़े हो पा रहे हो और चल पा रहे हो। हड्डी अगर टूट गया क्या होगा, देखते हो, टूट जाता है तो ऐसे हो जाता है, टूट जाता है तो क्या होता है, ऐसे हो जाता है भाई। तो मोटिलिटी में हेल्प करता है, शेप तो बना ही रहा है, और मोटिलिटी में। और यहां एस फॉर और क्या है जी, मोटिलिटी हो गया, शेप हो गया, और क्या हो सकता है। अच्छा पहले लिखते हैं, ध्यान में आ जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे यहां पर, मेंटेन शेप ऑफ सेल। मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब क्या होता है, मोटिलिटी मतलब चलना, मोटिलिटी मतलब क्या होता है, गति, चलना, ETC, चलने में हेल्प करता है। और एक एस मतलब क्या है, क्या क्या करेगा भाई, शेप है, साइज तो उसी में आ जाएगा, शेप साइज हो गया, मोटिलिटी हो गया, मोटिलिटी, शेप, साइज। एक चीज और क्या है भाई, अरे देखो एनसीईआरटी जल्दी से, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा नाम है, भूल रहे हैं उसको, जल्दी देखो तुम लोग एनसीईआरटी, उसके फंक्शन में देखो, आप लोग को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं, खोज के बताओ उनको। स्टेबिलिटी भी हो जाएगा, बहुत चीज हो सकता है, वो तो हमने लिख दिया है,
लेकिन एनसीईआरटी में कुछ बड़ा प्यारा नाम लिखा हुआ है, खोजो तो जानो। एक होता है ना, बूझो तो जानो, खोजो तो जानो। खोजो जी, हम देखेंगे और हमको मिल जाएगा। ऐसे लिखने का तो बहुत चीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी देता है, साइज भी देता है। नहीं मिला, उसके फंक्शन में देखिए। हाँ हाँ, सपोर्ट हो गया, बड़ा अच्छा बोले ना, बहुत प्यारा नाम है। सपोर्ट क्या हो जाएगा? सपोर्ट, स्टेबिलिटी सबसे में। सेल को सपोर्ट देता है, बड़ा अच्छा नाम था ना, सपोर्ट करना। अरे वही है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, फंक्शन ऑफ। अब आप लोग 2-3 मिनट एनसीईआरटी पढ़ो, रेस्ट करो, है ना। रेस्ट मतलब पढ़ो। कहाँ गया जी? हाँ ये है, इसको पढ़िए जरा सा। साइटोस्केलेटन को पढ़िए 2-3 मिनट में, है ना। देखो क्या लिखा है, इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट मतलब होता है जो बीच वाला हो, अदर, अदर टाइप का, है ना। प्रेजेंट ईआर का नाम कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ईआर हड्डी है। जैसे हम बोलेंगे हमारे शरीर को सपोर्ट हड्डी देता है ना। लेकिन साइटोस्केलेटन जो हमारे शरीर में हड्डी बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मांसपेशी भी सपोर्ट करता है ना। तो वो भी बना रहा है एक तरह से, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है, स्केलेटन वो कहलाता नहीं है। बिल्डिंग बनने में वैसे तो ईंट भी लगा है ना, वो भी काम कर रहा है। तो ये देखो, सपोर्ट, मोटिलिटी और क्या है, सेप, एसएमएस वही है। तो ये साइटोस्केलेटन, ये देखो सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है ना। इसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, इसको क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको 2-3 मिनट देखो, है ना। नहीं तो माइंड क्या होगा आपका, सैचुरेट हो जाएगा। इसको देखिए, टाइम लॉस नहीं करना है, उसी को देखिए। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को देखिए।
देख लिए जी। इसके बाद जो है दो चीज खत्म कर लिए हम लोग, दो टॉपिक, साइटोस्केलेटन। इसके बाद जो आता है बेचारा एक, वो है सेंट्रोसोम। नाम बहुत आपने सुना होगा, नहीं सुना है जी? छुटपन में सुना होगा कभी इसका नाम, सेंट्रोसोम। यह भी न्यूक्लियस के पास ही होता है, न्यूक्लियस से इसको भी प्रेम होता है, तो उसी के पास ये आपको मिल जाएगा। सेंट्रोसोम की बात करें तो ये बेचारा मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम ही ऐसे पार्ट होते हैं सेल के जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन इसमें पाया नहीं जाता है। तो इस बात को हमें लिखने में बहुत ही खुशी होगी। क्या लिख रहे हैं हम लोग? सेंट्रोसोम is membraneless cell organelle। ठीक है, सेंट्रोसोम। अब देखो ये प्लांट में एब्सेंट होता है बट एनिमल में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ओकुरेंस लिखेंगे, ओकुरेंस। प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेंट्रोसोल का अगर स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, तो हम ऐसे बनाएंगे इसको। ना इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा बनाएंगे। और ये है सेंट्रियोल, और इसे कुछ विशेष साइटोप्लाज्मा जो है सेल का, जो कि एमॉर्फस होता है, वो इसको इस तरह से घेर लेती है। यही है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल को घेरने वाला चारों तरफ का जो फ्लूइड होता है, इसको कहा जाता है सेंट्रोस्फेयर। आप लोग गौर करोगे, पानी वगैरह में कोई लोटा या कुछ भी है, उसको घुमाओ, थाली घुमाओ, तो थाली के चारों तरफ जो पानी है वह भी उसके चारों तरफ सर्कुलेट करने लगेगा। तो उसी तरह ये भी है सेंट्रोस्फेयर, इसके चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो एक्चुअली में इसी का पार्ट बन जाता है ना। तो सेंट्रोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम। पहला होता है सेंट्रोस्फेयर, और दूसरा जो होता है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रोस्फेयर के बारे में आप लोग क्या बोलोगे? जो हिलकोरा मारते हैं वही पानी है, तो यहां पानी नहीं है, यहां क्या है?
साइटोप्लाज्मा है। और ये एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस मतलब होता है, ये केमिस्ट्री का टर्म है, मतलब समझ दो रवादार, रवा के जैसा। रवादार समझते हो ना, रवादार तो है ना। रवादार मतलब ग्रेनुलर, समझ रहे हो। तो सेंट्रोस्फेयर क्या लिखेंगे इसके बारे में? दीज आर, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है आपकी, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। पेरीसेंट्रियोल मतलब, अरे भाई, पेरी मतलब चारों तरफ, सेंट्रियोल के चारों तरफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोल। और ये खुद कैसा होता है? एमॉर्फस। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, बहुत सारा पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है शायद, है ना जी, उसी में आपको एमॉर्फस फलना चिल्ला पढ़ने को मिलेगा। अब आते हैं हमारे फेवरेट सेंट्रियोल पे। आपका फेवरेट क्या है? सेंट्रियोल। सबसे पहले सेंट्रियोल की बात करें तो ये दो होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? दो होते हैं, ट्यूब जैसे दिख रहे हैं, और या माइक्रो ट्यूबुल के बने होते हैं। पहले बताएं, माइक्रो ट्यूबुल इसको बना है सेंट्रियोल को। और या एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और जब इसको उठा करके इसे देखोगे, जब इसको ऐसे देखोगे लगेगा पहिया जैसा। कैसा? देखो इसे उठाए हैं, इसे दिख रहा है, ये गोल गोल दिख रहा है ना, तो ये पहिया जैसा दिखता है। पहिया कैसा होता है? बीच में अथी होता है जिसमें रॉड होता है, उसके बाद स्पॉक होता है, साइकिल वाला पहिया, बीच में एक्सल होता है ना, स्पॉक होता है, और चारों तरफ पेरीफेरी में टायर होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंट्रियोल का? व्हील के जैसा, कार्ट व्हील के जैसा। तो सेंट्रियोल के बारे में क्या क्या बताएं? इट इज ट्यूबुलर, 2 in नंबर, और स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है? कार्ट व्हील के जैसा। कोई दिक्कत? और यह बना किससे होता है? ट्यूबुलिन से, मतलब माइक्रो ट्यूबुल से। किसे बना होता है? ट्यूबुलिन या माइक्रो ट्यूबुल से बना होता है। और आपको वो देखना पड़ेगा, पहले बिना दिखाए काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसको देख रहे हो ना, इसको हमने इसे कर दिया, अब गोल दिख रहा है इसे, इसका फोटो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको बिना गूगल पे दिखाए समझ में नहीं आएगा, नहीं लगेगा। पहले हम अपना फोटो बनाते हैं। अरे इसको देख के कोई घबरा भी रहा है क्या जी? ये जो आपको दिख रहा है ना, पहले ही बता दिए, वो डब्बा उठाए। अच्छा तो बहुत बढ़िया है, बोतल है, बोतल दो इधर, जल्दी जल्दी दीजिए। ये देखिए, ये है सेंट्रियोल,
और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही बना रहे हैं, ना जी, यही है। ये बीच वाला एक्सल, ठीक है, और ये क्या है, रेडियल स्पोक। ये क्या है, स्पोक हुआ ना, इसको कहा जाता है रेडियल स्पोक। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है माइक्रोट्यूबुल। क्या है, एक साथ कितने हैं, इसको कहा जाता है ट्रिपलेट। उसी तरह कितना ट्रिपलेट है, गिनो तो। 9 ट्रिपलेट है। कितना है, ट्रिपलेट 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 कितना है, 9 है। तो टोटल कितना हो गया, 27। तो माइक्रोट्यूबुल पेरीफेरी में है, मतलब जिधर पहिया होता है ना उधर की ओर है कि नहीं माइक्रोट्यूबुल, अरे है। और ये माइक्रोट्यूबुल देखो इस तरह से जुड़ा रहता है। इसका ऊपर वाला, अरे इससे नहीं बनाएंगे, देखो इसका ऊपर वाला से इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला से इसका ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, हाँ ऊपर वाला और नीचे वाला। कुछ बन गया ना, ठीक ठाक लग रहा है। एक्चुअली में देखो स्केल रहेगा तब नहीं एक बराबर होगा, लेकिन बुझो है ना, बुझो जी। तो यहां पर ये है सेंट्रियोल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सेंटर में माइक्रोट्यूबुल नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, सेंट्रल हब। क्या बोलती है, सेंट्रल हब। ऐसे करके लिख देते हैं। अरे इससे लिखते हैं, नहीं तो ये क्या है, रेडियल स्पोक, जो कि प्रोटीन का ही बना होता है। और इसको क्या लिखोगे, माइक्रोट्यूबुल है तो 3 है ना, तो इसको कहा जाता है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल। क्या लिखते हैं, अभी भी क्लियर आपको समझ में नहीं आया है, तो इसको क्लियर करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिगर बन ही नहीं सकता हाथ से, वो 3 डायमेंशनल है। ओ, प्रश्न चिन्ह हो गया जी। ये देखिए इधर, यहां पर देखो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा फोटो है। यहां पर क्या हो गया भाई, कुछ गलत बोल दिए क्या? कभी कभी शुद्ध हिंदी बोल लेना चाहिए, कभी कभी शुद्ध हिंदी बोल लेना चाहिए, शांति मिलती है। ये क्या हो गया, अब इसको क्या हो गया भाई, ये तो हाँ बहुत बढ़िया है ना। खराब परिस्थिति में यही मेरा साथ देता है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर फोटो है, ये ध्यान दीजिए। ये देखो, एक कहाँ गया जी, हाँ इसको कर लेते हैं, सही है, भागेगा नहीं। देखिए इधर, ये जो 3 को दिख रहा है, ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल। 3 को एक साथ, फिर 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 3 3 3 3, कितना है, 9 ट्रिपलेट। और किधर के साइड है, जिधर चक्का होता है, और बीच में देखो वो नहीं है, ये माइक्रोट्यूबुल्स। और यही है सेंट्रल हब, क्या बोलते हैं इसको, और ये है इसका रेडियल स्पोक। और देखो सभी लोग एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए। तो यहां पर देखो एक सेंट्रियोल और ये 2 सेंट्रियोल। अब यही है मेन फिगर, यही है, इसी को डाल देते हैं हम लोग।
हो गया, ये पुष्टि कर दिया भाई। आपका कहाँ गया जी? हाँ यहाँ पर आ गया भाई। और इसको हम लोग कहाँ लेके चले? एनोटेशन कर दिया है ना, इसको लेके चले गए जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया रहेगा, ये आपको रियल में दिख जाएगा। ठीक है, समझ गए सेंट्रियोल के बारे में? तो सबसे पहले कैसा इसका दिखता, कैसे कार्टव्हील के जैसा कैसा दिखता है, और इसमें माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट जो होता है उसको लिखा जाता है माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट इज, ऐसे लिखा जाता है 9 ट्रिपलेट प्लस 0। क्या लिखे हैं? 9 ट्रिपलेट प्लस 0। पहले जो लिखते हैं ना वो पेरीफेरल वाला लिखते हैं, और बीच में माइक्रोट्यूबुल 0 है इसलिए इसको 0 रहते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अगर यही मान लीजिए बीच में 1 रहता माइक्रोट्यूबुल 1 लिखते, 2 रहता तो 2 रहते। तो सीलिया फ्लैजिला में यहां पर 2 को होता है, तो यहां पर लिखेंगे 9 प्लस 2। क्या लिखते हैं? 9 प्लस 2। अगर ये वाला 2 रहता तो यहां क्या लिखते? डबलेट। क्या लिखते? 9 डबलेट मतलब 18, ठीक है, प्लस 0। जो ये क्या पढ़ेंगे, सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उसके बाद सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट इज हब which attach with triplet by radial spoke। बस अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। 2 फंक्शन है, एक स्पिंडल बनाएगा और दूसरा देख ही लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, एक्चुअली में सेंट्रोसोम कहीं कहीं देखो सेंट्रोसोम ना करके सेंट्रियोल भी लोग कह देते हैं। मेन पार्ट तो वही है, वो तो पानी है। वो क्या है? वो तो पानी है। तो लिख देते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, एक ही बात। सबसे पहले तो ये देखो, यह सीलिया फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाता है। इसको रटो, काहे कि अगले क्लास में हम लोग सीलिया फ्लैजिला ही पढ़ेंगे। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। उसके बाद कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल हेल्प करता है या स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तो लिखेंगे सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यह सेंट्रियोल का काम था। यह सेंट्रियोल का क्या है? समय हो चुका है। समय क्या हो गया? हो चुका है आपका, इसलिए अब समय लेना उचित नहीं है। आज थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा पढ़े। कितना सा? बिल्कुल थोड़ा सा पढ़े। तो इसको देखेंगे, हाँ सेल ही आ गया, हाँ मिल गया। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, है ना,
उसी को क्या बोले, सेंट्रोस्फेयर। बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। सब लिखे हैं? अरे भाई हम क्या किए हैं, सब लिख दिए हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, लिख दिए 9 ट्रिपलेट। ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, लिख दिया, इसने भी लिख दिया, देखो गरिमा इसका। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक, मतलब जो एडजेसेंट जो 3-3 को था ना, वो आपस में भी लिंक रहता है और सेंटर से भी लिंक रहता है, आपस में भी लिंक रहता है, वो देख रहे थे। तो वही लिखा है द एडजेसेंट बगल वाला, ट्रिपलेट्स आर लिंक ऑल्सो लिंक। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड हब, लिख दिए। Which is connected with tubules of peripheral triplet by radial spoke, ये भी प्रोटीन का बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन। द सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीरिया फ्लैजेला, लिख दिए। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। प्लांट में नहीं होता है, ये पूछा जाता है। सेंट्रियोल एब्सेंट इज प्लांट, इसलिए एनिमल भी इसने लिख दिया है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना।